हेलो एवरीवन, आई एम गौरव और आप देख रहे हैं बी ए ब्रिलियंट। आज की वीडियो हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ आरबीआई के बारे में। आरबीआई की हिस्ट्री जानेंगे हम। आरबीआई आप सबको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सेंट्रल बॉडी है, हमारी सेंट्रल बैंक की बॉडी है। एपेक्स बॉडी बोलते हैं, एपेक्स बैंक बोलते हैं, बैंकर्स ऑफ बैंक बोलते हैं। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे हम। हिस्ट्री काफ़ी लोगों को नहीं पता, बस इसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में पता होता है। हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, हिस्ट्री क्या है इसकी। तो जैसे आपको पता होगा कि वर्ल्ड वार जैसे फिनिश हुआ था, उसके बाद कंडीशन जो थी सभी कंट्रीज़ की, जो जो उसकी पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ थी, बहुत कंडीशंस बहुत ख़राब हो गई थी। तो इंडिया में भी क्या हुआ था, 1919 के आसपास बहुत बैंकिंग सिस्टम जो है, मतलब बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स बहुत ओपन हुई थी, बहुत ज़्यादा ओपन बैंक हुई थी। तो क्या हुआ था, लोग थे वो अपना पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे, सेविंग कर रहे थे। तो जो बैंक का मनमानी करता था वो करते थे। कंज्यूमर के राइट्स के बारे में तो कुछ था ही नहीं, उनको कोई प्रोटेक्ट करने वाला बॉडी नहीं था। तो ऐसी काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी। तो उसके बाद क्या करा, 1920 में एक हिल्टन यंग कमीशन पास करा, जिसको रॉयल कमीशन बोलते हैं। रॉयल कमीशन ये पास हुआ कब, 1920 में। अब ये 1920 में रॉयल कमीशन पास हुआ, जिसको हिल्टन यंग कमीशन कहते हैं, अभी पास हुआ। और पास होने के बाद 1926 में जो हिल्टन यंग कमीशन ने इसने रिपोर्ट पास करी, किसको, गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी कि क्या क्या स्ट्रक्चर है, कैसा ये कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये रिपोर्ट देने के बाद 1926 में रिपोर्ट टू गवर्नमेंट, ये लिखा मैंने, रिपोर्ट टू गवर्नमेंट को देने के बाद 1934 में ये आरबीआई एक्ट आया। देखो, एक्ट जो आया है आरबीआई एक्ट, मतलब उसमें आरबीआई की डायरेक्शंस, फंक्शंस, इन सब के बारे में बताया है। तो ये एक्ट आया था 1934 में। हालांकि जो इस्टेब्लिशमेंट है आरबीआई का, वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आरबीआई का। आरबीआई जो आया था 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ था। अब इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात हमने कर लिया। अब जब इस्टेब्लिशमेंट 1935 को हुआ था, और आपको पता है कि हमारा जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट कब हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश रूल था पहले। तो 1947 में हमारा कंट्री जो है इंडिपेंडेंट हुआ था, 15 अगस्त। तो उससे पहले क्या होता था, ब्रिटिश रूल था, तभी बैंक बनी, यंग कमीशन आया, ठीक है, रॉयल कमीशन आया, रिपोर्ट जब पहुंची, आरबीआई एक्ट लाने वाले, पास करने वाले सब ब्रिटिशर्स थे। अब जब ये ब्रिटिशर्स ने आरबीआई एक्ट पास कर दिया, बैंक इस्टेब्लिश हो गई। तो जब बैंक इस्टेब्लिश हुई थी, तो इनिशियल कैपिटल थी जो आरबीआई की, वो क्या थी, इनिशियल कैपिटल होती है जो प्रारंभिक पूंजी होती है, जो पैसे लगाया जाता है। तो पैसा वो कितना था, पैसा मैं रखता हूँ 5 करोड़। 5 करोड़ का क्या था, इनिशियल कैपिटल थी। अभी 5 करोड़ जो लगाने वाले थे वो कि सारे सारे क्या थे, प्राइवेट शेयर होल्डर थे, ठीक है। हाँ, मैंने लिख दिया प्राइवेट शेयर होल्डर का पैसा था वो 5 करोड़ की 5 करोड़, सारा का सारा इनिशियल कैपिटल में आरबीआई। तो मतलब कि बैंक जो थी वो प्राइवेट होल्ड कर रही थी अभी भी, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके हेडक्वार्टर के बाद में, ठीक है। हेडक्वार्टर जो है इसका आरबीआई का पहले था कैलकाटा में, जो कोलकाता हो गया है, पहले कलकत्ता बोलते थे इसको, कलकत्ता में था हेडक्वार्टर। फिर देखो, बैंक इस्टेब्लिश हुई 1935 को, ईयर 1935 में बैंक इस्टेब्लिश हुई, और 1937 में शिफ्ट हो गई मुंबई। मीन्स कि 2 साल रही थी कैलकाटा में बैंक हेडक्वार्टर आरबीआई का। फिर वहाँ से शिफ्ट होने के बाद 1937 में मुंबई शिफ्ट हो गया, क्या, हेडक्वार्टर आरबीआई का। तब से लेके अब तक 2020, आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी तक हेडक्वार्टर जो है आरबीआई का वो मुंबई है। मुंबई हम बोलते हैं फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वहाँ पर है, ये हो गया हेडक्वार्टर। अब बात करते हैं नेशनलाइजेशन क्या होता है। नेशनलाइजेशन होता है कोई भी बॉडी, प्राइवेट बॉडी, जब वो गवर्नमेंट बॉडी बन जाती है, पब्लिक बॉडी बन जाती है, तो उसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन। मतलब कि मैंने बताया था 5 करोड़ इनिशियल कैपिटल थी आरबीआई की, प्राइवेट शेयर होल्डर जो थे उन्होंने ही इनिशियल कैपिटल लगाई थी सारी की सारी 5 करोड़, मतलब वो प्राइवेट बॉडी थी। तो 1949, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइज्ड हुआ, मतलब कि अब ये फुल्ली गवर्नमेंट बॉडी होगी, गवर्नमेंट इसको रूल करेगी, मतलब गवर्नमेंट बॉडी है। अब इसमें गवर्नमेंट ही डायरेक्शंस देगी, सब कुछ देगी, अब कोई प्राइवेट रोल नहीं है इसमें। हालांकि प्राइवेट को प्रोटेक्शन भी ये आरबीआई देगी, क्योंकि आरबीआई के अंदर सारी बैंक्स कवर्ड होती हैं जितनी में इंडिया में है, बस एक बैंक को छोड़ के, जो कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। अब बात करते हैं हम फाइनेंशियल ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री की आप सभी को पता है फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है।
फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है कंट्री की। अब फाइनेंशियल ईयर जो है वो आरबीआई का क्या था, आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर कब होता है, आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर होता है, आप सोचो कब होता है। जैसे कि हमारा ये है, मैंने बताया 1 अप्रैल 31 मार्च से होता है, ठीक है। और ऐसे ही फाइनेंशियल ईयर आरबीआई का होता है जुलाई से जून तक। यहाँ लिख देता हूँ मैं, जुलाई टू जून। जैसे आज 30 जून है, आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 30 जून 2020, तो कल जो है जुलाई 1 जुलाई 2020 है, तो नेक्स्ट जो जून आएगी ना 30 तक, तब तक उनके फाइनेंशियल ईयर होगा किसका, आरबीआई का। अब यहाँ देखो, अब बात कर रहे हैं 5,000 एंड 10,000 रुपीज़ नोट, ठीक है। इंडिया में आपको पता है 5,000 10,000 के नोट छपे थे, आपने सुना होगा, लेकिन ईयर कब हुए थे, मतलब कब छपे थे ये नोट, इस वीडियो हम देखते हैं। 1938 में पहली बार 5,000 और 10,000 के नोट छपे थे 1938 में। फिर उसके बाद छपे थे 1954 में, फिर उसके बाद 1978 में, और 1978 के बाद इंडिया में कोई भी 5,000 और 10,000 के नोट नहीं छपे हैं। इन्हीं 3 ईयर में बोल सकते हैं कि हमारे 5,000 और 10,000 के नोट छपे थे इंडिया में। अब एक फैक्ट देखो, मनमोहन सिंह जो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर, जो अब हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, इनसे पहले मनमोहन सिंह जी थे, वही एक इकलौते प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के जो कि गवर्नर भी रहे थे आरबीआई। ये बहुत बड़ी बात है कि आरबीआई का गवर्नर रहना, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे वो। तो कब रहे थे, सितंबर 16 से 1982 सितंबर 16 से जनवरी 14 1985 तक, अप्रॉक्स 3 ईयर का टाइम पीरियड था इनका एज अ गवर्नर ऑफ आरबीआई। द गवर्नर ऑफ आरबीआई हु डिड नॉट साइन एनी बैंक नोट। अब बताओ, आपको सब जानते हैं कि जो नोट होता है, करेंसी जो होती है, उस पर साइन जो होते हैं, सिग्नेचर, आप कोई भी करेंसी देखना उसके नीचे सिग्नेचर जो होंगे किसके होंगे, गवर्नर के होंगे, ठीक है। आप 10 रुपीज़ देखो, 100, 500, 200, किसके सिग्नेचर होंगे, गवर्नर के। ऐसे 2 गवर्नर बताइए जिसका नाम मैंने लिख दिया है, उनने कभी साइन नहीं करे बैंक पर, बैंक नोट पर। क्या क्या नाम है, फर्स्ट का है केजी अम्बेगाउनकर, ठीक है। ये 5th गवर्नर थे किसके, आरबीआई के 5th गवर्नर थे। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 45 डेज, 45 डेज इनका टाइम पीरियड था, ठीक है। हालांकि इन्होंने 1 रुपये नोट पे साइन करा है क्योंकि ये फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उसके बाद ये बने थे आरबीआई गवर्नर, ठीक है। इनका 45 डेज का था, उस वक्त नोट वगैरह नहीं छपे थे, और ये 5th गवर्नर थे, तो इनके नोट पे सिग्नेचर नहीं है। और एक है ऑसबॉर्न आर्केल स्मिथ, इसका आपने नाम बहुत बार सुना होगा क्योंकि ये आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर रह चुके हैं। मतलब कोई पूछेगा आपको फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है, तो ऑसबॉर्न आर्केल स्मिथ। ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, एसएससी के एग्जाम्स वगैरह में मैंने देखे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसके, ठीक है। फर्स्ट आरबीआई गवर्नर ऑसबॉर्न आर्केल स्मिथ। और इनका भी मतलब उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जो थे तब गवर्नर थे, क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स नेम है, ब्रिटिश नेम है आर्केल स्मिथ। तो उनका कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी गवर्नमेंट के साथ, तो उन्होंने अपना जो टाइम पीरियड है उससे पहले ही रिज़ाइन कर दिया था। अब बात करते हैं लैंग्वेज ऑन करेंसी नोट। करेंसी नोट पर कितनी लैंग्वेजेस होती हैं, हालांकि इसमें कन्फ्यूज़न रहती है। काफ़ी लोग कहते हैं 17 लैंग्वेजेस होती हैं, काफ़ी कहते हैं 15 लैंग्वेजेस होती हैं। तो अब जो करंट है वो 15 लैंग्वेजेस हैं, किस पे, करेंसी नोट पर। अब मैं बताता हूँ उस लैंग्वेजेस का क्या रोल है। हालांकि जो इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज दे रखी है। अब 22 ऑफिशियल लैंग्वेज इस हिसाब से दी है कि जो मेनली बोली जाती है इंडिया में, और जो ये जो लैंग्वेजेस लिखी जाती है ना, ये नोट पे इसलिए लिखाई जाती है ताकि जिस स्टेट में नोट चल रहा है वहाँ के लोग उसे पढ़ सकें कि क्या लिखा है, कितने का नोट है ये। तो 15 लैंग्वेजेस ये हैं। क्या होता है, जैसे अब यूपी देखो, यूपी में हिंदी में नोट है कोई, तो यूपी वाला हिंदी पढ़ सकता है, राजस्थान वाला पढ़ सकता है, हरियाणा वाला पढ़ सकता है, ठीक है। अब साउथ वाला नहीं पढ़ सकता, तो इस हिसाब से मर्ज हो गई हैं कुछ स्टेट्स। तो इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस कितनी है करेंसी नोट पे, 15 हम कह सकते हैं। अब करेंसी, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन है एसएससी में, मैंने काफ़ी बार देखा है। करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपी नोट और कॉइन्स ऑल आर इश्यूड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब 1 रुपये के नोट को और कॉइन्स को छोड़कर सारी जो करेंसी है वो आरबीआई इशू करता है। 1 रुपये नोट और कॉइन्स को कौन इशू करता है, आपको पता होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो इशू करता है।
तो ये था आज की वीडियो हमारे हिस्ट्री के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जो अभी हमने बात करी थी, आप सोचो। द RBI वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ। RBI की जो स्थापना हुई थी वो किसके रिकमेंडेशन पे हुई थी, ज़रा सोचो। चलो मैं बताता हूँ। जो रॉयल कमीशन की हमने बात करी थी 1920 में, उसी के रिकमेंडेशन में, जिसको हिल्टन यंग कमीशन बोलते हैं, उनके ही रिकमेंडेशन पर RBI की स्थापना हुई थी। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, व्हेन वाज RBI एक्ट पास। RBI एक्ट पास कब हुआ था? मैंने बताया एक्ट पास 1934 में हुआ था और इस्टेब्लिशमेंट 1935 में हुआ था। 1 अप्रैल 1935 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इनिशियल कैपिटल कितनी थी? 5 करोड़ थी, जो कि सारी की सारी प्राइवेट शेयर होल्डर की थी। ठीक है, मतलब कि प्राइवेट बैंक थी। और मैंने बताया नोट्स 5000 के और 10,000 के 1938 में क्या हुए थे, पब्लिश हुए थे। मैंने पीछे बताया था, ये सॉरी पीछे नहीं, यहीं पेज पे 1938 में, 1954 में और 1978 में। और मैंने हेडक्वार्टर बताए थे पहले कैलकाटा थे, कैलकाटा से शिफ्ट हुआ 2 साल बाद 1937 में मुंबई में। अब मुंबई में 2020 तक करंट में मुंबई में ही है किसका हेडक्वार्टर। और वैसे देखा जाए तो RBI के ब्रांचेस जो हैं वो 29 इंडिया में 29 ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में। मोस्टली जो है स्टेट्स की कैपिटल में RBI के ब्रांचेस हैं। और मैंने गवर्नर के बारे में बताया, नेशनलाइजेशन के बताया कि कब हुआ था नेशनलाइजेशन। 1 जनवरी 1949 को RBI का नेशनलाइजेशन हुआ था। तो ये सारा चीज़ हमने बात करी है। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे RBI के फंक्शंस, पावर्स और रेस्ट्रिक्शंस, इन सब के बारे में, रेगुलेटरी पावर्स, इन सब के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद।